Uh, okay, so shall we start now? First of all, very sorry I kept you waiting for previous two Sundays. So actually, I want to have this lecture. Why? Because I want to discuss something with you guys, so that we can, we have understood what is entrepreneurship and what are the different aspects of entrepreneurship so far. And from a examination point of view, people may worried. I was getting some calls कि सर इसको एग्जाम में कैसे करना है, how will appear in exam and how to deal with the questions and what sort of questions are expected to to be asked in this paper. So I just want to discuss all that today. And before that, one important topic which I believe that we need to have at least some fair understanding, that is growth management. So we have started from an idea where we try to understand how we can generate some ideas, how we can make that idea into reality, what are the different steps in entrepreneurship we have discussed in previous discussions, right? So what is growth and why it is important to manage the growth? ग्रोथ को मैनेज करना क्यों जरूरी है? उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रोथ, आप क्या समझते हैं ग्रोथ क्या है फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू? वैल्यू क्रिएशन, ओके, दैट इज फाइन. एक स्टार्टअप जब ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप की जब ग्रोथ हो रही है, वो क्या है? रैंडम कोई कुछ भी अपना एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ there are many aspects, right? Market share, operations, scale, revenue. So there are different things, एक स्टार्टअप इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर अ स्टार्टअप कि उसका जो है पूरा ग्लोबली उसका ऑफिसेज खुलेंगे तभी वो ग्रो करेगा. वन स्टार्टअप में ग्रो फ्रॉम इवन अ वेरी स्मॉल रूम, राइट? वो इंटरनेशनली पहुंच सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ स्टार्टअप विच इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड काइंड ऑफ स्टार्टअप जो छोटी सी जगह से चल रहा है, और उसको कोई ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ हम बोलेंगे कि यार उसका तो बेशक वो छोटे से ऑफिस से चल रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ अलग है, ठीक है? तो ग्रोथ अपने आप में क्या है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं. आज हम जिस जो एस्पेक्ट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रोथ अपने आप में है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेबिलिटी, एंड व्हाई एज एन एंटरप्रेन्योर वी नीड टू अंडरस्टैंड मैनेजिंग द ग्रोथ. ग्रोथ मैनेज करना क्यों जरूरी है, और ग्रोथ जब आती है तो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आती है. विल ट्राई टू फिगर आउट ऑल दिस क्वेश्चंस. Entrepreneurship growth refers to the expansion and development of a business venture over a time. It involves an increase in various aspects such as revenue, market share, as you said, number of employees, geographical presence, etc. एक स्टार्टअप अलग अलग तरह से ग्रो कर सकता है. उसके ग्रो करने के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं. एज यू गाइस सेड कि मार्केट शेयर, कंज्यूमर बेस वो बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया उसका. बेशक उसका कंज्यूमर बेस उतना ही है लेकिन उसका रेवेन्यू बढ़ गया, क्या है, यूसेज उसका बढ़ गया, वो भी ग्रोथ है. तो ग्रोथ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. इफ यू टेक द एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, एनी गेसेस हाउ इट वाज स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ था ये? इट वॉज अ ऑनलाइन बुक सेलिंग काइंड ऑफ, ऑनलाइन बुक स्टोर टाइप में था. नो इट्स फ्लिपकार्ट ऑल्सो. बीरी बंसल इनका जब आप देखोगे दे ऑल्सो स्टार्टेड. उन्होंने क्या किया था, दे वर जस्ट रेप्लिकेटेड, उन्होंने से रेप्लिकेट किया था उस मॉडल को यहाँ पे. इट वॉज स्टार्टेड लाइक दैट, बट हाउ दिस वॉज स्टार्टेड, ये रेप्लिकेशन था. आप इंडिया में जितने भी स्टार्टअप आज की डेट में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप वो क्या है, रेप्लिकेशन है. वहां पे उन्होंने देखा हम क्या करते हैं. ये भी तो हमने, अगर आप लोगों को याद होगा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि इफ समथिंग इज हैपनिंग सम अदर प्लेसेस, अगर अपने को लगता है कि दैट कैन वर्क हियर आल्सो, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी. हम क्या करते हैं, उसको सिंपली वहां से कॉपी और यहाँ पे ले आके उसको इंप्लीमेंट करते हैं. दिस वाज द, सो उनके लिए आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल फॉरगेट कि चलो हम कहते हैं कि फ्लिपकार्ट की छोड़ो, अमेजोन की बात करो. एज यू सेड अमेजोन स्टार्टेड लाइक दैट. आज अमेजन क्या क्या चीजें करता है, ये ग्रोथ है. तो ग्रोथ बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका ऑपरेशंस, आपका विजन, आपका बिजनेस हर डायमेंशंस में कहां कहां तक कितना ग्रो कर पा रहा है, उस जर्नी को हम कहते हैं ग्रोथ. और ऐसा नहीं है
कि ग्रोथ जो है ना वो मतलब हो गई तो हो गई वाली बात नहीं है. देयर इज स्ट्रेटजीज, उसको मैनेज करना. दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द ग्रोथ. आगे बढ़ने से पहले ग्रोथ की डेफिनेशन हमने बात की. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस जब हम बात कर रहे हैं, इट रेफर्स द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस, रेवेन्यू, मार्केट शेयर एज वी डिस्कस, एंड इन विद मेजरेबल इंडिकेटर्स जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं. इट इज इंक्रीज इन साइज, स्केल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आपका बिजनेस, आपका रेवेन्यू, आपका स्केल किस किस स्कोप में कितना कितना बड़ा, उसके बेस पे हम इसको करते हैं. व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ? As we discussed, revenue expansion. Business growth often involves increase in sales and revenue. Generally हम यही के देखते हैं. बिजनेस अगर हम बोलेंगे यार बिजनेस ग्रो कर लिया, अगर हमने ऑफिसेज तो पूरे इंडिया में खोल दिए, इफ द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इज स्टिल द सेम, इफ द सेल्स ऑफ द बिजनेस डजंट इंक्रीज द वे वी आर एक्सपेक्टिंग, तो वो ग्रोथ नहीं है. सॉरी. मार्केट एक्सपेंशन. मार्केट एक्सपेंशन, entering into new market, that may be within country or outside country. Geographical expansion, as I said, ये भी इसका part है. Product and service diversification, as we discussed, Amazon or Flipkart, they started as a book selling store and today they are selling almost everything. ठीक है. Entertainment से लेकर क्या कुछ, I don't think they have left anything. They are selling almost everything, right? So this is the good example of expansion. Another important aspect comes, these are sometimes people get confused. लोग इनको एक उसी तरह से देखते हैं, दोनों एक ही एंगल से देखते हैं. Scalability and growth. If I ask you what is your understanding about scalability, क्या समझते हैं आप लोग? Scalability क्या है? क्या है scalability? सुना तो है ना हमने. हम बोलते हैं ये बिजनेस स्केलेबल है, ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझना इसको. यस प्लीज, इसको समझना. आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1,000 crore रुपीज, ठीक है, एंड आई हैव मेड अ बिग मॉल, एक मैंने बनाया, ठीक है. अब मुझे अगर उसको ग्रो करवाना है, स्केल करवाना है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू? आई नीड टू क्रिएट समथिंग सेम, मल्टीपल आउटलेट्स. मुझे एक और बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो है वो कॉस्ट उसके दूसरे, क्रिएटिंग दैट सेकंड मॉल, डेवलपिंग दैट सेकंड मॉल, द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. डाउन द लाइन उसको बनाने में, उसको चलाने में जब एक्सपेंड करने की बारी आई, मुझे क्या कर रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? इट वॉज अर्लियर 1,000 crore एंड नाउ फॉर सेकंड मोर देन 1,000 crore. सो दिस इज नॉट अ स्केलेबल बिजनेस. इसको स्केलेबिलिटी नहीं बोलते हैं. ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा. शार्क टैंक में या इस तरह के शोज में हमने कई बार सुना, या इन्वेस्टर वेरी सॉरी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले इस एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं कि वेदर दिस बिजनेस इज स्केलेबल और नॉट. अगर मैं कहूंगा कि मुझे इसको एक्सपेंड करने के लिए, स्केल करने के लिए, अगेन आई नीड टू इन्वेस्ट सेम और मोर देन सेम अमाउंट, then this is not a scalable business. मुझे अगर 5,000 करोड़, 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए लगा के उतना ही बिजनेस फिर से बढ़ाना है, तो वो स्केलेबल नहीं है. स्केलेबल बिजनेस कौन होता है? जहां पे आपको कंपेरेबली कम इन्वेस्टमेंट करके अब आपको पहले से ज़्यादा रेवेन्यूज या सोर्सेज आप जनरेट कर पा रहे हो, उसको हम स्केलेबल कहते हैं. Sorry. Scalability refers to the business ability to handle an increased amount of work or adapt and expand without compromising performance or efficiency. It is the capacity of system, process or organization to grow and manage an increased workload. Scalable business वो होता है जिस बिजनेस में अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ उस ग्रोथ को मैनेज कर पाते हो. एडटेक जितने भी हमने देखे ना, एजुकेशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी बिजनेस हैं, और आप एक चीज़ देखना,
जितने भी आज की डेट में यूनिकॉर्न्स हैं, व्हाई मोस्ट ऑफ दीज यूनिकॉर्न्स आर टेक बेस्ड। ये जो जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मॉल्स या इस तरह की चीजें बनती हैं, ये यूनिकॉर्न इतनी जल्दी क्यों नहीं बनते हैं? व्हाई इट इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग? टेक्नोलॉजी में क्या है ना, मान लीजिए वाईजूस देखा हमने, मैं आज की बात नहीं कर, सॉरी, कुछ नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। सिंपली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग इट अवेलेबल टू द मासेस। उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक ऑनलाइन एक मीडियम रेडी किया एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोगों तक पहुंचाया उसको। उसमें उनकी इन्वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होगी, इन्वेस्टमेंट हुई होगी, लेकिन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, द फर्स्ट वन, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, डिक्रीजिंग है। अब उनका इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे है मार्केटिंग पे है, कंटेंट नया डेवलप करने पे, क्योंकि बेस उनका रेडी है। स्केलेबल बिजनेस वो है जहां पे आपको सिमिलरली उतना या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सेम बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए आपकी कॉस्ट कैसी होती है, इस बार पहले से कम होती है, जो हम बेसिक इसकी हम बात करते हैं। Growth and scalability are closely related concepts of the business. And what are the key aspects of scalability? Capacity expansion. Scalability involves expansion or expanding capacity without complexity or cost. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है स्केलेबिलिटी में। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है, मीन्स आपके बिजनेस में वो स्कोप है कि अगर आप उसको एक्सपेंड करना है, अगर आप उसकी रीच को बहुत ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या पहले जितना इन्वेस्ट किया था उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी बिजनेसेस हैं आज की डेट में अगर हम देखेंगे, यही यूनिकॉर्न इसलिए है बिकॉज दे आर स्केलेबल। हमने अमेजोन की बात की, फ्लिपकार्ट की बात की, why these businesses grown so much in a short period of time as compared to the traditional businesses? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उस बाउंड्री को ब्रेक कर दिया। अमेजोन का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं उन पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ कहीं भी इंटरनेट है, जहां कहीं भी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एट ऑल दोज प्लेसेस। क्या किया उन्होंने, उनकी इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज एक चीज सोचो, जस्ट कंपेयर विद द ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस। ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू ओपन स्टोर्स एंड आउटलेट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। They are only not going to serve their purpose. Then only they have to wait for the customer to reach them. But in case of technology based these startups, the beauty is आप घर पे बैठे हैं, आप हिमाचल में, केरला में, इंडिया से बाहर कहीं पे भी हैं, इफ़ यू हैव इंटरनेट, इफ़ यू हैव स्मार्टफोन, इफ़ यू हैव दैट पेइंग जो भी उनका सिस्टम है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर डिलीवरी सर्विसेज उनकी हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। सिंपल डिफरेंस समझ रहे हैं ना। इसीलिए स्केलेबल, जब कभी भी इन्वेस्टर नए स्टार्टअप को देखता है, वाई दे इन्वेस्टिंग इन दैट, बिकॉज दे नो दैट कि इसमें ना स्केलेबिलिटी है। उनको पता है कि भाई ये बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि स्केलेबल बिजनेस है। अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही होता, उसको फिर से उतने ही फंड्स की जरूरत पड़ती है अगर ग्रो करने के लिए, तो लोग उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं अपने आप को पीछे को। स्केलेबल अगर इसकी हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर, एज आई सेड, सॉफ्टवेयर बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये स्केलेबल। ऐप बेस्ड, वेबसाइट बेस्ड, ये क्या है, ये स्केलेबल। आई मीन जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कैसे, उस तरह के बिजनेसेस कैसे हैं, स्केलेबल हैं। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ? स्केलेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट एनेबल ग्रोथ। अगर स्केलेबिलिटी नहीं है तो ग्रोथ तो है लेकिन उस स्पीड से नहीं होगी। फिर अगर आपको मैंने कहा ना कि ग्रोथ है तो फिर स्केलेबिलिटी नहीं है, तो ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर अलग जगह खोलना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं। इन दोनों के बीच में अ बिजनेस विद अ स्केलेबल ऑपरेशन कैन हैंडल इंक्रीज डिमांड और एक्सपेंशन मोर इफेक्टिवली। अगर उसके आपको स्केलेबल है अगर बिजनेस,
तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डिमांड हैंडल कर सकते हो। अगर स्केलेबल नहीं है, आई मीन टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल, अगर फ्लिपकार्ट और ये सारी चीज़ें स्केलेबल नहीं होते, स्टोर बेस्ड बिजनेस ही होते अगर, तो इनको एक्सपेंड करने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता, इनका वेयर हाउसेज बड़े करने पड़ते, इनकी सप्लाई चेन और इनको अपना पर्सनल रखना पड़ता, स्टोर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो ये स्केलेबल होने की वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें हैंडल कर। स्केलेबिलिटी सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ बाय एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट चेंज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और विदाउट एडिशनल कॉस्ट। सिंपल। ग्रोथ ऑन द अदर हैंड इज आउटकम और रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल स्केलेबिलिटी। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है तो ग्रोथ उसका रिजल्ट है, ग्रोथ उसका रिजल्ट है। स्केलेबिलिटी इज द capability to handle growth effectively, and growth is the actual increase in size, reach, revenue of a business. Together they can contribute in the long term success and sustainability of organization by allowing to adopt changes or circumstances and seize new opportunities. अगर आपके पास ये दोनों चीज़, अगर आप स्केलेबिलिटी है आप में, तो ग्रोथ आपकी कैसी हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब बात आती है why it is important to understand to manage the growth. ग्रोथ को मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं कोई, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर द ग्रोथ, हम क्या कह रहे हैं। अब एक चीज समझना इसको, पहले आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इसको मेरा एस्पेक्ट समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस है बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया से, बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, साइज स्केल सारी चीजें बढ़ रही हैं, बट वी आर नॉट रेडी विद द स्ट्रेटजीज टू मैनेज द ग्रोथ। क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि बिजनेस तो आपका बढ़ रहा है, आपकी सेल भी बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही है, डिमांड है, सारी चीजें, आप ग्रो तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट रेडी टू हैंडल और मैनेज दैट ग्रोथ। क्या क्या वन एस्पेक्ट, एक इन्होंने कहा कि हमारे पास जिस तरह की डिमांड आ रही है, मैन पावर नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, और मैनेजमेंट नहीं होगा। थोड़ा सोचो ना, अगर आप एक चीज़ समझिए, हमारा अगर बिजनेस है, छोटी सी दुकान ही समझ लिए, ठीक है, मान लीजिए हम छोटी सी दुकान करते हैं, बड़ा स्टार्टअप की बात भूल जाओ। नॉर्मल डेज में हमारे घर से एक मेंबर, मी, माय वाइफ, माय सन, एनीवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट शॉप, क्योंकि नॉर्मल रूटीन है, लिमिटेड कस्टमर्स हैं, वो आते हैं, सपोज इट इज अ ग्रोसरी स्टोर, वो आते हैं, ग्रोसरी लेके चले जाते हैं, बात खत्म है, शाम को आए, अपना काउंट किया, कितना हुआ, सब सही चल रहा है। सडनली अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है सडनली अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है, उस दिन उस एक इंडिविजुअल को वो शॉप मैनेज करनी, मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन कस्टमर क्या है, आपके पास ज्यादा आ रहा है, रिसोर्स, क्योंकि आप सिंगल इंडिविजुअल हो, आप अकेले हो, तो आप वो मैनेज नहीं कर पाते हो। ये एक सिंपल सा बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि इफ वी आर नॉट रेडी, जब ग्रोथ होती है, जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, सेल इंक्रीज होती है, मार्केट शेयर बढ़ने लगता है, हर कहीं से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने लिए क्या है, हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है। दिस इज द रीजन एज एन एंटरप्रेन्योर we must understand, we must be ready with how to manage the growth. क्यों? As I said, क्योंकि जब सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है ना, जब सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो आप नहीं कर सकते हो। एक स्टार्टअप आप देखना, इनिशियली एक स्टार्टअप में जो स्टार्टअप फाउंडर होता है ना, वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। आप किसी भी नए स्टार्टअप का प्रोफाइल खोलोगे, यू विल फाइंड द फाउंडर एज अ CEO, ठीक है। और जब आप रियल में उसके पास विजिट करोगे, एक CEO बोलने से हमारी दिमाग में इमेज क्या बन जाती है कि बंदा है यार, वो जो पूरा मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो तो ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग, ही इज टेकिंग केयर। हमें लगता है कि वो सारे स्ट्रेटेजिक काम ही वही कर रहा है, जबकि आप रियल में जब आप जाके देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सारे ऑड जॉब्स भी वो खुद ही कर रहा होता है इनिशियल स्टेजेस पे। इसीलिए स्टार्टअप में इनिशियल में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि जो काम मैं ही कर रहा हूं वो मुझे ही करना है। एक लिमिट तक सारी चीजें सही है, एक एज अ फाउंडर ठीक है, यू नो यू आर द फादर ऑफ दैट बिजनेस, आपका ब्रेन चाइल्ड है,
तो आप इनिशियल जब ऑपरेशंस कम है, इट इज परफेक्टली फाइन, यू कैन मैनेज एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बट एट सर्टेन एक्सटेंट आपको धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को यू नीड टू क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती हैं। अगर सीईओ उसी काम में लगा रहेगा तो हु विल टेक केयर ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेटजीज, कैसे प्लान करना है। तो इसलिए स्टार्टअप्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है? सबसे पहले है स्केलिंग ऑपरेशंस। स्केलिंग ऑपरेशन मीन मैनेजिंग रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस। चैलेंज क्या है? Scaling operation refers to the process of expanding a company's activities to accommodate growth, whether it's an increase in production, service delivery, or market presence. The challenge lies in the efficiently managing the rapid growth. जब सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे आपकी सर्विसेज बढ़ रही हैं, चाहे आपका जो एरिया जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो बढ़ रहा है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। जब स्केलेबिलिटी शुरू हो जाती है, बिजनेस ग्रो करना शुरू होता है, आप वही हैं, आपकी एफिशिएंसी भी उतनी ही है, आप उतना ही सोच सकते हो, उतना ही टाइम दे सकते हो, लेकिन अब चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों कुछ लोग जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्यों कुछ लोग जो है वो ऑलराउंडर होते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। ओपनर जो है ना, वो ओपनर है, वो एक्सपर्ट है उसी चीज़ का, क्योंकि उसको पता है कि उस टाइम पे चैलेंजेस कैसे होते हैं। मिडिल ऑर्डर का अपना एक उनका अपना। सिमिलरली बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें हैं, आपको हर तरह से चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका? द इम्पैक्ट ऑफ स्केलिंग ऑपरेशन कैन बी substantial, especially when the growth occurs at the accelerated pace. फुल स्पीड में जब एकदम से सडनली अगर कोई चीज हो जाए, एक तो होता है ना कि भाई ग्रेजुअली आप ग्रो कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुअली ग्रोथ एंड सडन ग्रोथ? ग्रेजुअल ग्रोथ क्या है ना, आपको थोड़ा सा क्या करती है, उसको आपको सेंसिटाइज करती जाती है। अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप उस हिसाब से प्लान करोगे। अभी थोड़ा और बिजनेस बढ़ रहा है, आप उस हिसाब से यू हैव टाइम टू मैनेज दैट, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब एकदम से सडन ग्रोथ हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज ए गिवन एग्जाम्पल ऑफ, हमने कहा कि ग्रॉसरी शॉप है और सीजन, कोई फेस्टिवल सीजन आया, तो हम लोग घर वाले प्लान कर लेते हैं ना कि ठीक है, पता है सबको कि भाई ये चीज़ें होनी है, तो उसके हिसाब से वो तैयारी करके जाएगा। अब अगर सीजन नहीं है, सडनली कुछ चीज़ हो जाती है। एक एग्जाम्पल, एक और बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ढाबा टाइप है नेशनल हाईवे पे, नॉर्मली गाड़ियाँ रुकती हैं और मैं चलाता हूँ, ठीक है, मेरे 3-4 लोग हैं, उनके साथ चला रहा हूँ, बढ़िया से कर रहा हूँ। अब अगर मुझे पता है कि नहीं, इस दौरान जो ना कुछ एक यात्रा निकलती है, उस दौरान मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूँगा, मेरी तैयारी वैसी होगी। सडनली रोड ब्लॉक हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, अचानक से उस दिन मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलती जाएगी, पॉइंट ये है, और मैं तैयार भी नहीं हूँगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ग्रेजुअल ग्रोथ होती है ना, तो आप मेंटली, रिसोर्सली, हर तरह से आप तैयार होते हैं, लेकिन जब सडन होती है तब मुश्किल हो जाता है। The strain on resources and system become evident as existing infrastructure may struggle to keep up the increased demand. सडन अगर एकदम से होता है तो आपके जो रिसोर्सेज हैं और आपका जो एक ऑपरेशनल सिस्टम है, दोनों चीज़ें कोलैप्स कर जाते हैं। एक सिनेरियो है, एज आई सेड, सडन सर्ज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। एकदम से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, क्या होगा? नहीं कर पाएंगे पूरी। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम तैयार ही नहीं है। अब सप्लाई से लेकर सबसे पहले तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए सर्विसेज की बात कर लो, सर्विसेज देने के लिए यू नीड टू हैव दैट बेसिक चीज़ चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एकदम से अगर हो गया, आपके पास तो ऑल्टरनेट है ही नहीं कुछ, तो उससे क्या क्या चीज़ें करोगे? वी हैव सीन दिस। जितने भी हॉस्पिटल्स थे ना ड्यूरिंग कोविड, आपने देखा होगा, अदरवाइज नॉर्मल डेज में सारे हॉस्पिटल्स में बेड्स आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। सडन इंक्रीज हो गया था, किस वजह से? कोविड की वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने देखा ना क्या क्या हुआ है, तो वो तो मतलब फिर भी जैसे कैसे चलो मैनेज हो गया। अगर तो गवर्नमेंट की बात थी, पूरे देश लग गया उसमें, लोगों ने सारा मतलब जो भी जैसे भी किया। अगर ये बिजनेस की बात होगी तो वहाँ पे तो आपका नुकसान है,
और अपॉर्चुनिटी एज एन बिजनेसमैन उसको छोड़ना हमारे लिए, एंड एक तो हो गया इंक्रीज डिमांड। दूसरा हमने कहा कि ऑपरेशनल बॉटलनेक, ठीक है हम सारी चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे हमें प्रोड्यूस करना है उसको हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो 8 आवर्स की शिफ्ट है उसको बढ़ाएंगे हम, कितने आवर्स कर सकते हैं, 24 आवर्स तक कर सकते हैं। चलो हमने कहा कि लेबर भी मैनेज कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि मशीन है, वो भी सिस्टम है, कहीं ना कहीं चोक डाउन हो गया, कहीं ना कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ें, पॉइंट इज एकदम से जब सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हो क्या जाता है, रिसोर्सेज इन पे स्ट्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। सप्लाई चेन एज यू सेड, अगर आप नॉर्मल डेज में आपका जो सप्लाई चेन है और सर्ज जब होता है एकदम से पीक पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, तो क्या जो आपका बेसिक जो रेगुलर आपका जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो एफिशिएंट इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए, और कैसे इसको करना, क्या कैसे कर सकते हैं। स्केलिंग ऑपरेशन बाय द क्रूशियल फॉर ग्रोथ रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर दैट business can adapt seamlessly and seamlessly to the increased demand without compromising quality of product, services or overall efficiency. Addressing these challenges often involves combination of process optimization, technology upgradation और proactive resource management. अगर तो आप सेंस कर पाते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन फाउंडर, आप सेंस कर पाते हो कि नहीं इस चीज़ की डिमांड जो है ना आने वाले टाइम में ऐसे होने वाली है, आप क्या करते हो, प्रोएक्टिवली उस चीज़ को प्लान करके चलते हो। और अगर आप प्रोएक्टिवली प्लान करके चलते हो, फिर आप ये सारे एस्पेक्ट, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी अभी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे बेटर कुछ और हो सकता है। आप उसके लिए बेसिकली देखिए, पॉइंट सिर्फ यही है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। प्रोएक्टिवनेस हर जगह पे आपको चाहिए। जब इस तरह से ग्रोथ, सडन ग्रोथ जब हो रही है, उस वक्त एक और जो चैलेंज आता है, दैट इज टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ये एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। ये बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है टू हैव स्किलफुल मैन पावर। जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, पहले तो उसको एक्वायर करना अपने आप में चैलेंज है, और फिर उसको रिटेन करना दूसरा बड़ा चैलेंज है। स्पेशली जब इंक्रीज होती है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सिमिलरली जो लोग उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, डेफिनेटली उनकी डिमांड भी इंडस्ट्री में इंक्रीज होती है। इट्स नॉट दैट कि आप जो चीज़ बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो सिर्फ उसकी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट की डिमांड, उस सारे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, यू आर ऑल्सो मेकिंग समथिंग सिमिलर टू दैट। मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, आपकी भी हो रही है। मेरे पास अगर रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो रहा है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स का, आपको भी हो रहा है। आई एम ऑफरिंग समथिंग टू माई एम्प्लॉयज, यू आर रेडी टू पे देम मोर। क्यों? क्योंकि आपके पे भी तो है ना ये ग्रोथ। आप जब ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो, उसके पास क्या हो गया, उसके पास ऑप्शन हो गया। जो मेरा एम्प्लॉय है, नाउ ही हैज ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, ही मे बार्गेन विद यू। अब वो बार्गेनिंग पे आएगा कि हाँ जी आप ये दोगे या नहीं दोगे। अब आपके ऊपर ये भी है, अगर आप उसको देते हो तो आप उसको रिटेन करोगे, नहीं देते हो तो आप लूज करोगे। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको रिटेन करना कितना इफेक्टिव है, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसकी जगह क्या दूसरा मेरे पास बैकअप है या नहीं है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कभी भी किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, और शेफ बहुत अच्छा है आपका। आपके रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि आपका शेफ जो है वो बहुत एक्सपर्ट है। लोग जब भी आते हैं तो खाने की जब हम बात करते हैं, आप हर बार उस एम्बियंस और उस जो वहाँ का डेकोरेशन है ना, उसके लिए नहीं जाते हो। जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली तो खाना ही है, खाना अच्छा होना ज़रूरी है,
उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं, और वो खाना अच्छा होना दैट इज डिपेंडिंग ऑन दैट इंडिविजुअल हु इज बिहाइंड दैट, कौन उसको बना रहा है। अब अगर वो आपका शेफ है, वो अगर आपके रेस्टोरेंट की बैकबोन अगर मैं कहूँ उसको, वो है, उसकी वजह से आपका रेस्टोरेंट चलता है, तो वो उसको रिटेन करना, उसको मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो स्किलफुल लोग होते हैं ना, उनके लिए कमी नहीं है कोई भी काम की। जो यहाँ अच्छा कर रहा है सेम काम किसी दूसरी जगह जाके भी अच्छा ही करेगा। ये अलग चैलेंज हो सकता है। टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, हायरिंग एंड retaining skilled and qualified employees. The challenge in this area arises when companies faced with the task of not only finding the right talent but also ensuring that these valuable resources or individuals choose to stay with you and your organization for long time. ये भी ग्रोथ का दूसरा चैलेंज है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एज आई सेड, अगर छोड़ के जाएगा, छोड़ के क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास ऑफर्स ज़्यादा होते हैं। जब आप ग्रो कर रहे हो, दैट मीन्स इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसके लिए ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाते हैं। डिफिकल्ट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूंगा, वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो सकती है, एज आई सेड, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा लोग, वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो सकती है। उसका इम्पैक्ट, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दे मे लीव। या फिर स्किल गैप हो सकता है, अच्छा जो एम्प्लॉई है, स्किल्ड लोग हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सबको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इजीली विद हाइक इन देयर सैलरी एंड एवरीथिंग। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ स्किल गैप इन द इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री जब सडनली ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले से जिस, देखो जो होता है ना, कोई बिजनेस ऐसा है कि ग्रेजुअली हो रहा है तब तो सारी चीज़ें ठीक है, सडन ग्रोथ जब होता है तब मुश्किल है। क्यों? उस टैलेंट, उस स्किल के लोग आपको मिलते नहीं है मार्केट में। फिर क्या हो जाता है? स्किल गैप हो जाता है। या तो अवेलेबल नहीं होंगे या फिर सेमी स्किल्ड होंगे। इफ यू आर गोइंग विद अ सेमी स्किल्ड, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। टेक द सेम एग्जाम्पल, जहां पे आपका शेफ था जो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाता था, शेफ तो चला गया, हम उसके जूनियर से काम चलवा रहे हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि भाई वो वाली जो चीज़ जो वो करेगा। तो कॉम्प्रोमाइजिंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर क्वालिटी। And in service sector, in business sector, when you start compromising with your quality, that means it's a kind of suicide. अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो जब तक तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, आपके कस्टमर के पास, आपके मार्केट के पास, दे में गो विद योर प्रोडक्ट, बट द डे दे फाइंड दैट कि देयर इज समथिंग सिमिलर और बेटर, पीपल विल स्विच फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। एज आई सेड, और क्या हो सकता है? इंक्रीज कंपटीशन हो सकता है। अब एक्वायर करने का भी, रिटेन करने का भी कंपटीशन है, तो उस सिनेरियो में ग्रोइंग मार्केट और इंडस्ट्री अट्रैक्ट मल्टीपल कंपनीज। उससे क्या हो जाएगा? जब कंपनी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नए लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, नए बिजनेसेस उसमें आते हैं, नए स्टार्टअप्स वहाँ पे खुलते हैं, और जब नए स्टार्टअप्स खुलते हैं तो उनको भी तो लोग उसी इंडस्ट्री में से लेने हैं, और उसी इंडस्ट्री में से जब लोग लेने हैं नए नए सब लोग, और हर कोई चाहता है इट्स नॉट दैट कि भाई हर बार आपका जो ना मेन एम्प्लॉय छोड़ के जाए तभी प्रॉब्लम होती है, इवन जूनियर छोड़ के जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी। बिकॉज योर बिजनेस इज नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर कि जहां पे कोई नया आएगा उसको आप ट्रेन करेंगे, जैसे ट्रेन हो जाएगा कहीं और चाहेंगे। एवरी बिजनेस वांट पीपल, दोज हु वर देयर विद दैट बिजनेस सिंस इंसेप्शन, दे विल स्टे विद देम फॉर एवर। हर कोई यही चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ग्रोथ, हाइक एंड एवरीथिंग। आपने कभी उसको सुना, बोट वाले का, अमन का, गुप्ता का सुना है क्या? हाँ, सीए अमन गुप्ता, उसका सुना आप लोगों ने क्या? उसके मैं, वो पता क्या कहता है, उसने एक बिजनेस किया, वो छोड़ा, दूसरा किया, दूसरा छोड़ा, है ना। बिफोर स्टार्टिंग बोट ही वाज विद JBL, तो JBL जो ना अच्छा खासा ग्रो कर गया, तो उसने अपने बॉस को ये कहा कि मुझे सैलरी हाइक चाहिए, तो उसके बॉस ने कहा कि मार्केट ट्रेंड 10% है, आई विल गिव यू 15%। उसने कहा नो, आई वांट 50%। तो उसने कहा 50%? तेरा दिमाग खराब है, पागल है क्या? उसने बोला हाँ मैं पागल हूँ। बोला नहीं, इतना तो मैं नहीं दे सकता। चलो मार्केट में मिलते हैं। फिर उसने अपना बोर्ड स्टार्ट करा। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अ टैलेंटेड एम्प्लॉय इज अ रिसोर्स फॉर यू, बट ही इज एक्चुअली अ चैलेंज ऑल्सो, अ थ्रेट ऑल्सो।
जिस दिन वो बिगड़ गया उसको आपके बिजनेस का इन आउट सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है। साथ वाले ने साथ वाली दुकान खोल दी अगर, और देख और चीज समझिएगा आप, बड़े बिजनेस में कि ये भी दिक्कत होती है जो फेस होता है ना, फेस, वो जो बॉस होता है वो फेस भी नहीं होता कई बार, तो पीपल डोंट नो कि इसके पीछे कौन है। लेकिन जिस बंदे ने काम किया होता है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है, खड़ी की होती है, उसको लोग जानते हैं। दे कनेक्ट विद देम, और जब वो कनेक्ट करते हैं ना, तो वो कनेक्ट जब वो बंदा हनी बी वाला है, वही सीन सिनेरियो है। जो रानी मक्खी है ना, रानी मक्खी उड़ के अगर दूसरे के उस पर चली गई ना, तो सारी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ जो भी हैं, उसको फॉलो करती हैं। सेम, क्योंकि अमन गुप्ता को JBL का बिजनेस स्ट्रेटजी पता था अच्छे से, क्योंकि ग्रो करने में उसने, और उसकी डिमांड अगर देखा जाए तो बुरी भी नहीं थी। वो खुद भी कहता है कि यार जब इंडस्ट्री कंपनी 50-60% से ग्रो कर रही है, तो उसने ये भी कहा कि उसने अपने बॉस को ये भी कहा होगा कि भाई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, JBL है, वो भी इंडस्ट्री के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से थोड़ी ग्रो की है। एक्सेप्शनल ग्रोथ है, तो मैं आई एम आस्किंग फॉर एक्सेप्शनल हाइक। तो उन्होंने उसको मीट नहीं किया, एंड टुडे वी ऑल नो वोट इज कंपटीशन क्या है, मुझे लग रहा है उससे बेटर कर रहा है वो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देन लिमिटेड एम्प्लॉयज लॉयल्टी, अनदर चैलेंज। जब ये होता है ना, जब इस तरह का सिनारियो सारी तरफ बनता है ना, तो आप अपने एम्प्लॉय पे विश्वास भी नहीं कर सकते फिर। अरे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मान लीजिए मैं आई एम वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर मेरे इंस्टीट्यूशन को ये पता चल जाएगा कि यार इस बंदे के ना, इसका ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ना, क्योंकि स्कोप बहुत है, इसमें टैलेंट भी है, ये छोड़ के जा सकता है, दे विल नॉट इन्वेस्ट ऑन मी। मान लो मैं ये कहता हूँ उनको कि जी US में एक ऐसा कॉन्क्लेव है, कॉन्फ्रेंस है, आई वांट टू गो देयर, आप स्पॉन्सर कर दो, मैं वहाँ से सीख के आऊँगा, तो आई विल इम्प्लीमेंट ऑल दोज लर्निंग्स हियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ना थोड़ा सा डाइसी लगेगा, उनको लगेगा यार ये तो पहले से इतना टैलेंटेड है। लॉयल्टी, उनको लगेगा कि ये कभी भी छोड़ के जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके पास टैलेंट है, वो दोनों मैच हो गए, तो व्हाई ही विल स्टे विद अस। सो दिस इज अनदर चैलेंज। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो आपके एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ही वैसी हैं। आप 3 महीने का बोलते हैं, उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना। 3 महीने कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आज की डेट में बोलते हैं कि 3 महीने के नोटिस नहीं दे रहा हूँ, ये लो 3 महीने की सैलरी पकड़ लो तुम, मैं वहां ज्यादा पकड़ रहा हूँ भाई। तो क्योंकि आप अगर या तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो ना एम्प्लॉयमेंट की इस तरह की, यू आर हियर विद अस फॉर लॉन्ग टाइम, देन तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। आपने खुद ऐसा बोल रखा है कि 1 मंथ के नोटिस पे मैं आपको निकाल सकता हूँ, 3 महीने के नोटिस पे आप मुझे छोड़ के जा सकते हो। जब एग्रीमेंट ही ऐसा है तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि लॉयल लोग होंगे हमारे पास। आप इसीलिए देखोगे पुराने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे लोगों की जनरेशंस काम कर गई। ग्रैंडपा ने काम किया, पापा ने काम किया, एंड देन फाइनली ग्रैंडसन। यू नो फॉर एग्जांपल सम यू नो फैमिलीज आर देयर, टाटा में जिनकी 3-4 जनरेशंस काम कर गई, क्योंकि उनका वो है लॉयल्टी। आपको आज की डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस बदल चुकी हैं। रिटेंशंस, चैलेंजेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। इनएफिशिएंट टैलेंट डेवलपमेंट, अभी जो हमने बोला, इस सिनेरियो की वजह से क्या होता है, यो इनइफेक्टिव टैलेंट डेवलपमेंट भी हमने कहा ना कि हमें पता है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि मुझे ही नहीं पता कि ये बंदा, ये जो एम्प्लॉय है कि ये मेरे साथ रुकेगा या नहीं रुकेगा। जब मुझे ही नहीं पता, मुझे लगता है ये कभी भी छोड़ के जा सकता है, तो मैं उसकी डेवलपमेंट पे भी मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने पर्सनल लेवल पे लोग जो कर रहे हैं। अदरवाइज क्या, ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो अपने को क्या करना चाहिए? मुझे तो यही चाहिए कि भाई एवरी एम्प्लॉय वर्किंग विद मी शुड हैव यू नो दैट स्किल सेट कि जो मेरे बिजनेस को ग्रो करवाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज की डेट में सिनारियो ऐसा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हर तरफ डिमांड है इसकी। भाई मैं 10,000 दे रहा हूँ, सामने वाला 12,000। बड़ी जो छोड़ो ना, ड्राइवर्स है ना अपने पास, मान लीजिए बेसिक्स जो चाहिए, ठीक है। आज की डेट में लोग ये भी देखते हैं कि अरे मैं यहाँ पे इसके पास तो मैं ये इनोवा चला रहा हूँ, वहाँ मुझे मर्सिडीज चलाने को मिलेगी, तो वो उतने में भी स्विच कर जाएगा। भाई हर किसी को अपना, तो ये एक चैलेंज है। हाउ वी कैन एड्रेस दिस, दिस चैलेंज ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन।
कैसे कर सकते हैं? अब थोड़ा सा अपने को देखो, एज एन फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, अपने को तो इतना पता होना चाहिए कि ठीक है, एवरीबडी हैज इक्वल चांस टू ग्रो एंड वी आर नो वन टू स्टॉप देम। ठीक है, अगर बंदा सीख के जाएगा, कुछ तो परफॉर्म करके भी जाएगा। जब मैं इस ओपन माइंडसेट के साथ में अपने लोगों पे इन्वेस्ट करूंगा, तो इन रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट कि नहीं, ये मेरे साथ रहेगा। थोड़ी बहुत तो हर किसी में एक कॉन्शियसनेस भी तो होती है ना। कई बार आप देखना, कई बार ऐसा होता है, मतलब मैंने तो देखा है ये, इवन आई पर्सनली ऑल्सो फील समटाइम्स कि नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने शायद पहले कई बार कहा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड मैंने शायद 2015 से पहले इतना प्रॉपरली प्रोनाउंस भी नहीं करा था। ठीक है, पता भी नहीं था मुझे कि भाई होता क्या है, क्या इसकी क्या चीज़ें हैं। तो माई कॉलेज, माई इंस्टीट्यूशन वॉज क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है, उनको पता है कि नहीं थोड़ा सा रहेगा तो लंबे टाइम तक रहेगा, अगर सही चलता फिरता रहा तो। प्लस उनको ये भी पता है कि नहीं, इसको जब तक हम तैयार नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। दैट इज द रीजन दैट सरकारी खर्चे पे आई वॉज फॉर 12 days in Bangalore just learning how to manage an incubator. 2 times I was sent to EDI Ahmedabad, 12 days again, fully sponsored, to understand how to teach, how to develop courses on entrepreneurship. And this is the reason that आज अपने कॉलेज में जो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं थोड़ा सा बढ़ के कम काम करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, द इंस्टीट्यूशन हैज़ पेड फॉर मी, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम देयर, वट एवर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई शुड शेयर विद दी स्टूडेंट्स। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है ना, ये आई एम नॉट सेइंग कि भाई रामबाण है 100% काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर में मैंने कहा ना कि टर्म्स ही ऐसी हैं, बट स्टिल एज एन फाउंडर वी नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि ये जो रिसोर्स है, ये जो इंडिविजुअल है, इस पर मैं अगर पैसे लगाऊंगा तो ये ना, अगर मैं इस शक के साथ ही बैठा रहूं यार मैं इस पे लगाऊं तो ये तो, अगर मैं ट्रस्ट शो ही नहीं करूंगा, अगर मैं ट्रस्ट शो ही नहीं करूंगा, बार बार एक ही चीज़ है ना, वही मतलब कि वो रिलेशनशिप वाली बात है। सामने वाला पिछले वाले को सर्विलांस, मतलब उसको बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा ही बना रहे उसका, तो सामने वाले को भी लगे यार क्या ज़िंदगी है मेरी, इससे अच्छा तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, यही होता है। तो इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअली उसको आप दिखाओगे कि भाई नहीं ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग ऑन यू, तो वो भी शायद आपके लिए करके जाएगा। दिस इज माई गट फीलिंग। और कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पैकेज, दिस इज वेरी इफेक्टिव। कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पैकेज, आपके पास से कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, बात करो ना उससे, आस्क हिम, आस्क हर, बताइए क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या दिक्कत करना है। अमन गुप्ता वाला सीन, अगर JVL वालों ने अमन गुप्ता को बोला होता कि भाई हाँ बता भाई, ठीक है चल ठीक है, तू 50 बोल रहा है, हम 15 बोल रहे हैं, ये नहीं 30 पे मान जाते, शायद 30 पे मान जाते, शायद वो भी उतना रिस्क नहीं लेता, 30 नहीं 35 पे मान जाते, कहीं तो मान जाते ना। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जिसने छोड़ के जाना होता उसको फिर तुम, वो आज कहेगा कि ये आज इसने 50 मांगे हैं, अगली ग्रोथ में ये बोलेगा कि मुझे 50% कंपनी में शेयर चाहिए। ग्रोथ नहीं चाहिए आपके मुझे क्या चाहिए, शेयर चाहिए। देखो वो सिनेरियो हो सकता है, और वो सिनेरियो कब हो सकता है, जब आप अपने सारे की सारे जो भी बिजनेस की चीज़ें हैं सारे उसके सामने रखोगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है ना, हमारे तो कहावत भी है, पता नहीं फिट बैठेगी नहीं बैठेगी, लेकिन मैं बोल देता हूँ, ये कहा जाता है कि भाई अपनी सारी नब्ज जो है ना सामने वाले को बतानी नहीं चाहिए, है ऐसा ही होता है, कहीं पे भी होगा ना यही होगा। कुछ चीजें, बिजनेस सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उन बिजनेस सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रख पाओगे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई, इसीलिए म्यूचुअल है, ठीक है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उसको, हमने कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पैकेज भी ऑफर किया, स्टिल ही और शी इज नॉट रेडी टू बी विद अस, तो बांध के तो किसी को रख नहीं सकते ना भाई, तो जाने दो,
कुछ और डेवलप करेंगे। अमन गुप्ता चला गया तो JBL वालों ने कुछ तो किया, ऐसा थोड़ा कि भाई उसी दिन ताला लग गया, बस उसके लिए भी तैयार होना है। अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आपको इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक अच्छा पैकेज छोड़ के आते हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने कभी जिनसे मेरी बात हुई वो बताता हूं। कॉर्पोरेट में ना अच्छा खासा पे करते हैं, कॉर्पोरेट में अच्छा पे करते हैं अगर आप टैलेंटेड है, लेकिन निचोड़ते भी उतना ही है। मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करा, ठीक है, और इतने मतलब 10 साल सर्विस करने के बाद जाके मेरा पैकेज कहीं 18, 19, 20 लाख के आसपास पहुंचा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फर्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर में जब आते हैं तो वो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सीधा प्लेसमेंट उनका 15, 20, 25, 40 लाख तक प्लेसमेंट होता है। लेकिन उनको जो प्लेसमेंट 40 लाख पे होता है, अगर उनकी आप वर्क लाइफ पूछोगे तो वो ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये। अब मेरी लाइफ अगर आप देखोगे एज एन प्रोफेसर, मेरी लाइफ क्या है, ऑल्दो मैंने बहुत सारे एडिशनल अपने ऊपर हैट्स ले रखे हैं ना कि ये भी करूंगा वो भी करूंगा, अदरवाइज मुझे अगर सिंपल टीचिंग करनी है ना, मेरी लाइफ बहुत पीसफुल है। ए, बिकॉज आई एम इंजॉइंग दिस जॉब। बी, मेरे पास टाइम है, मेरे पास वीकली 16 लेक्चर आई एम सपोज टू डिलीवर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो 16 लेक्चर्स के लिए मेरी प्रेपरेशन वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जितनी सारी बातें कर रहा हूँ ये ऐसा थोड़ी होगी कोई बटन दबाया कहीं, ये एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें कहीं से पढ़ के कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिर भी मेरी लाइफ क्या एक पीसफुल लाइफ है। मेरे पास वीकेंड है जिसपे मैं अपनी चॉइस से SOL में आके पढ़ा सकता हूँ। सैटरडे है मेरे पास कंप्लीट फ्री है, मैं रेस्ट कर सकता हूँ, बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, हाई पैकेज छोड़ के लोअर पैकेज पे आते हैं just because they want peace of mind. Sometimes the culture in your organization is a big and good attraction. लोग गूगल में काम करना क्यों पसंद करते हैं? हर चीज के लिए ओपन है भाई वो। वो कहते हैं कि करना, क्या करना है तेरे को। एक्चुअली दे आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। अगर आप ढंग से देखोगे ना, दे आर स्पॉइलिंग लाइफ ऑफ योर देयर एम्प्लॉइज। वो इतनी लग्जरी दे देंगे कहीं दूसरी सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे तुम। भाई जिस ऑफिस में आपको अपनी चॉइस पे जाके वहां पे कॉफी, खाना पीना, लेटना, फैलना सारी चीजें अवेलेबल हैं, जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे जहां पे आपका डेस्क जॉब है, जहां पे आप सुबह 9 से 5 बजे तक आप यही कर रहे हो, थोड़ी देर उठते ही सामने वाला आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप बोलेंगे भले कम दे दो, वहीं दे दो मुझे। ये कहानी है। तो हाँ, बिल्कुल, उनके स्ट्रेटजी है भाई वो। अब ऐसा नहीं है ना कि वो खाली उन्होंने खोल रखा है कि आओ खाओ पियो मौज करो, वो काम भी तो लेते हैं ना आपसे। और थोड़ी तो फिर इंसान को शर्म भी तो होती है कि यार ये इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं थोड़ा अपना वर्थ तो दिखाऊं कि ये कल्चर। तो अगर आपको ये वाला चैलेंज आता है तो दिस इज अनदर स्ट्रेटजी, मेक द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट पीपल विल डाई टू वर्क विथ यू। यार भाई कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अगर आप वो बनाओगे तब चीजें हो जाएंगी। एंड कंटिन्यूस एफर्ट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब आप लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं, डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दोगे नहीं, पीपल विल सर्च फॉर अदर प्लेसेस। और जब एक एम्प्लॉय आपके डेस्क पे आपका सिस्टम, आपका इंटरनेट यूज करके अपने लिए जॉब देख रहा है ऑफिस आवर में, उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है फिर, है ना। आपको लग रहा है कि बंदा काम कर रहा है, वो अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहा है, कहीं अप्लाई कर रहा है, तो आप
उसको अपने यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी, गूगल यही करता है, ठीक है तुझे ये नहीं करना, तू बता तू क्या कर सकता है, हम पैसा लगाएंगे। इंट्राप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं, when money, everything is provided by the organization, you just need to apply your creativity and create something new. ग्रोथ, प्रमोशन, इस सारी चीज़ों की ना एक सेचुरेशन है एक जगह पे। उस टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार नहीं, अब नहीं। ये लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि वे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो ना, प्रमोशन जो ना एक टाइम तक आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट कोई मतलब नहीं उसका। फिर आपको कुछ और चाहिए, तो वो और क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको पता है कि इसको किसी चीज़ का हेड बना दो। यंग एज में कोई बंदा वीपी प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, उसके बाद उसको और क्या, फिर उसको बोलते कि इस प्रोजेक्ट को ना तुम डील करो, तुम हैंडल करो। तो उस तरह से वो क्या करते हैं, वो रिटेन करते हैं। तो ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, उन सारी चीज़ों को अपने को देखना। कंपनी मस्ट प्रोएक्टिवली create that environment where employee feel valued and are motivated to contribute to the organization success over the long period. Another important challenge which comes with this growth, that is financial management, complexity in financial management. पहले कम सेल्स आ रही थी, कम खरीदना था, कम बेचना था, अब एकदम से सेल्स बहुत बढ़ गई हैं, सेल्स बढ़ गई हैं, एक्सपेंशन बढ़ गया है, ऑफिस बढ़ गया है, यहाँ का वहाँ का सारी चीज़ें, ये फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स ये भी बढ़ जाएगा। पहले आप दिल्ली में डील करते थे, यहाँ का जीएसटी का ही हिसाब किताब था, अब आप पंजाब भी जाते हो, फिर गुजरात भी जाते हो, वहाँ के जीएसटी का भी, वहाँ का भी हिसाब। अच्छा, ये तो हमने स्टेट की बात कर ली। जस्ट इमेजिन आपका बिजनेस जो है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है, तो यहाँ के आपके कॉम्प्लेक्सिटीज़ कुछ और हैं, वहाँ के उनके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ और हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लाइंसीज की कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज का ये चैलेंजेस है। अगर आप तैयार नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट रेडी, तो इसकी जो पेनल्टीज है वो आपकी पूरी उसकी जो भी आपने अर्न किया है उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन योर कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, अफेक्टिंग द एबिलिटी टू सस्टेन ग्रोथ एंड नेविगेट इकोनॉमिक चैलेंजेस। कैश फ्लो चैलेंज हो सकता है, सडनली डिमांड बढ़ गई है, रैपिड एक्सपेंशन में स्ट्रेन्ड कंपनीज कैश फ्लो, कॉजिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द फंड्स। बजट कंस्ट्रेंट हो सकता है कि आपने तो जिस हिसाब से प्लान किया था, जिस हिसाब से आपने बजट करना था, डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब आपका जो बजट वो जो आपने सोचा था, होता है ना कई बार आप तो चले हैं आज 1000 रुपये में अपना दिन निकाल देंगे, थोड़ा मजे से जाएंगे, है ना। आपने सोचा कि दोस्त के साथ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी खर्च कर लेगा, दोस्त सोच रहा है कि नहीं वो लेके जा रहा है तो मैं तो पर्स भूल ही जाता हूँ फिर, है ना। तो आपके पास पैसे तो थे लेकिन मैनेज करना तो पड़ता है ना फिर, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, उसको हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है उसने रिसेंटली मैनेज करा हुआ कुछ तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके एडिशनल फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे मैनेज करना है इसको, एडिशनल फंडिंग कहाँ से आएगी। ग्रोथ जब हो रही है तो एडिशनल फंडिंग के लिए आपके पास क्या बैकअप है, क्या सेटअप है आपका। अगर आपको कैश फ्लो चैलेंज हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, सारी चीज़ें सही हो रही है, सब कुछ हो रही है, तब भी अगर एक चीज़ समझिए आप, अपॉर्चुनिटी है और आपको नेक्स्ट जो राउंड ऑफ फंड है उसको आने में अगर आपको 3 महीने लग रहे हैं ना, तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। आपके पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस तरह से प्लान करके चलना चाहिए कि जब अगर मान लीजिए अचानक से ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास ये बैकअप है, मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। वो 1000 रुपीज़ वाली स्टोरी हो जाएगी। फिर 1000 के अलावा भी चलो शुक्र है भाई कार्ड तो साथ ले रखा है, क्रेडिट ही से ही बाद में दे देंगे, नहीं तो बर्तन धोने पड़ सकते हैं रेस्टोरेंट में फिर, है ना। वो थोड़ी छोड़ेंगे आपको भी, खाया पिया तो इतना है ना, वो दे रहा है ना आप दे रहे हो, कौन देगा, कोई तो देगा। तो वो बैकअप प्लान अपने पास, एडिशनल सोर्स क्या है वो अपने पास होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एज आई वाज सेइंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि आज की डेट में कंप्लायंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जब बिजनेस छोटा होता है तो आप सारी चीज़ें मैनेज भी कर जाते हो, या छोटे बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद वो दिखती भी नहीं है, कहीं पे कंप्लाइंस पूरा नहीं हो रहा, छोटा मोटा अगर मान लीजिए कहीं पे आपके
2,000 4,000 10,000 20,000 रुपये का ऊपर नीचे चल रहा है रिपोर्टिंग में, तो कोई देख भी नहीं रहा है। इनकम टैक्स वाले भी बोल रहे हैं छोड़ना, इतना क्या ही हो गया। जहाँ पे जब बिजनेस बढ़ जाएगा वहाँ नहीं, फिर वहाँ कहेंगे इसको अब थोड़ा सा सिखाते हैं होने का, और वो सिखाने की बारी जब आएगी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे फिर वो रिस्क ऑफ ओवर टैक्सेशन। Ambitious growth plan may lead to the over-taxation on financial resources. Over-taxation can strain the company's financial health, leading to the increased debt, higher interest rate payment, and highlighting the risk of financial instability. होता ना कि कई बार रिस्क में तो कहीं से भी उठा लो यार, कर लो, अभी ये अपॉर्चुनिटी देना है, करना है, ग्रो बढ़ रहा है, डिमांड पूरी करनी है, ठीक है, इतने टके पे उठा लो, वो उठा लो, प्राइवेट फंडिंग भी उठा लिया, लेकिन जब पे करने की बारी आएगी तब आपको दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ रियल टाइम फाइनेंशियल विजिबिलिटी। अगर existing financial management system may not provide real-time visibility into the company's financial health, the lack of real-time financial data can impede the decision making, making the challenges for managing to respond promptly to the financial challenges and capabilities to the emerging opportunities. कैसे इसको effectively manage कर सकते हैं? Effectively addressing the complexity in financial management involves implementation of robust financial planning and analysis. इसीलिए आपने देखा होगा स्टार्टअप जब छोटा होता है, जो सीईओ होता है वही सीएफओ भी होता है। जो बंदा सीईओ है वही सीएफओ है, वही सीएमओ है, फाइनेंशियल ऑफिसर भी वही है और मार्केटिंग ऑफिसर भी वही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है फिर आपको टेक्नोलॉजी वाला अलग से चाहिए, सारी चीज़ें। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो रोबस्ट होनी चाहिए। Adopt advanced financial management tools and ensure that financial infrastructure scales alongside the business. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ रहा है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी वैसा ही बढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली एक चैलेंज बताता हूं आपको। इनिशियली स्टार्टअप क्या करता है ना, कंपनी को कैसा अकाउंट होना चाहिए? करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट के अपने चोंचले हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप क्या करता है? टू मेक हिज लाइफ, मोस्ट ऑफ द डील्स दे हैव डन विद देयर पर्सनल अकाउंट में कर ली। चोरी है ना, सीधी सीधी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं रियल सिनेरियो है ये। करंट में करना था, नहीं करा, पर्सनल में कर दिया। लेकिन जब फंडिंग के लिए मैं जहां कहीं गया तो वहां पे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता हूं, ठीक है। फंडिंग के लिए कहीं गया तो वहां पे तो फंडिंग के लिए तो यू नीड टू शो योर डेटा चाहिए ना वहां पे। तो जब आप बताओगे मैं 2 साल से मार्केट में हूं, प्रॉफिट लॉस ये तो कुछ तो दिखाऊंगा। तो जो दिखाया उसने बोला कि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। अब वो प्रॉफिट अर्न किया है तो ठीक है जी, अच्छा है। लोग, इन्वेस्टर तो यही देखता है कि ट्रैक्शन कितना है, इसकी सेल्स कितनी, रेवेन्यू कितनी, सारी चीजें वो देख रहा है। उस हिसाब से जब उन्होंने देखा तो अच्छा ठीक है, ओके, एक अच्छी इमेज बन के आई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू फंड यू। हो गया फंडिंग, सॉफ्ट कमिटमेंट हो गए। कमिटमेंट के बाद क्या होता है? फिर आता है जिसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, कि वट एवर आई हैव प्रॉमिस्ड, वट एवर आई हैव स्पोकन और शोन इन माई प्रेजेंटेशन, क्या वो सारे के सारे फैक्ट्स फिगर सही हैं या नहीं है। जब बात आई उसकी तो फिर वो हमारे पास आया, कह रहा सर कुछ दिक्कत है। मैं बताओ क्या हो गया? सर हमने तो अभी वहाँ पे ना ये बोला था, लेकिन हमने, है ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है सर। वो मैं आपको पर्सनल अकाउंट में अपने सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन कंपनी का अकाउंट तो अलग है ना। तो ये स्टार्टअप जब छोटा होता है तो वो ना, वो सोचता अपने हिसाब से, अपने, वो शायद उसने इतनी सारी चीज़ों को एनविजन ही नहीं करा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही है? वहाँ से उन्होंने कमिटमेंट की है, उसकी बैलेंस शीट जो है वो, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उतने प्रॉफिट्स दिखाती नहीं है जितने उसने अर्न किए हैं। अर्न किए मेरे पर्सनल अकाउंट में है, तो पर्सनल अकाउंट वाले वहाँ चलेंगे नहीं। तो मेरी डील क्या होती जा रही है? वो ऐसे हाथ से वो रेत नहीं निकलती है। अब उन पे डिपेंड करता है वो कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। सो वी शुड अवॉइड दिस। प्रोएक्टिव मेजर्स सच एज सिनेरियो प्लानिंग, रेगुलर फाइनेंशियल रिव्यूज कैन हेल्प टू मिटिगेट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द रैपिड ग्रोथ। अपने को रेडी होना चाहिए कि क्या हो सकता है, सेल्स बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, नहीं कम होगी तो अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी होनी चाहिए। मेंटेनिंग कंपनीज कल्चर, दिस इज चैलेंज है। ये भी ग्रोथ के साथ
कंपनी का जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर को मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे? कंपनी कल्चर रेफर्स टू दी शेयर्ड वैल्यूज, जो वैल्यू है, बिलीफ सिस्टम है आपका या जो प्रैक्टिसेस आप करते हैं। छोटा बिजनेस होता है ना, सारी चीज़ें सही होती हैं, सब कुछ देख रेख में आपके हिसाब से, आपके उसके हिसाब से हो रहा है जो आपने सोच रखा है। एकदम से जब ग्रो करना शुरू होता है ना, फिर भूल जाओ। रेस्टोरेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट है, लिमिटेड से लोग आते हैं, या अगर या तो फिर रेस्टोरेंट की बात छोड़ो, मैं आपको, आप लोगों ने भी कभी गए ही होंगे, मेले वेले लगते हैं ना, मेले लगते हैं ना, मेले में भी खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं, है ना। तो सुबह के जैसे टाइम पे आप जाएंगे तो थोड़ा सही सिस्टम से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, वो बैठने की जगह भी होगी, सारी चीज़ें सही होंगी। और जब वो बिल्कुल क्राउड का टाइम पे जब आप जाओगे, उस टाइम पे कोई सिस्टम नहीं होता। फिर वो चाउमीन भी अगर दे रहे हैं तो किसी के सिर के ऊपर से ऐसे चाउमीन आ रही है आपके पास, है ना, फिर वो कोई नहीं है आपके ऊपर। आप क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाउमीन खाने वालों की भीड़ इतना है भाई, और फिर वहाँ पे उस भीड़ में आप भी उस वक्त वो स्टैंडर्ड भूल जाते हो कि नहीं मुझे तो प्रॉपर चाहिए ही है, तो आप कह रहे भाई जैसे भी आ जाए मेरे हाथ में आ जाए। यू गेटिंग मी? दिस इज द सिनेरियो। भाई ये होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल अगर रूटीन चल रहा है ना, तो रूटीन में एक सिस्टम है, एक सिनेरियो है, कल्चर है। अगर आपका बिजनेस जो नॉर्मल है, रूटीन है ना, उसमें एक कल्चर है, एक सिनेरियो है, सारी चीजें आपको पता है, एक प्रोसेस है। और जब रश होगा, ग्रो करोगे, एकदम से चीजें बढ़ जाएंगी, तो आपका सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। फिर कस्टमर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, लॉन्ग रन में नहीं चलता है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक अलग चैलेंज हो सकता है। अभी अपने पास कितना टाइम है? बस मैंने इसको फटाफट खत्म कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ठीक है? हाँ जी, अटेंडेंस लगा दिया आप लोगों ने? किसके पास है? दे दो भाई, मैंने अपना कुछ भरा नहीं यार इस पर। आई विल शेयर दिस पीपीटीज, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा है इसमें, सो दैट आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या। ठीक है? कोड तो भूल गया यार मैं। आज कितनी तारीख है? 7। थैंक यू वेरी मच। चलिए फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की थी, ऐसे ही रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस वो भी आपके लिए चैलेंज हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलेशंस आज की डेट में अगर हम देखेंगे, जब स्टार्टअप छोटा होता है एज आई सेड, तो सारी चीज़ें लगता है कि सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, आपने किसी को बोल रखा है, सीए को बोल रखा है, वो कर रहा है आपके लिए, लेकिन जैसे एकदम से ग्रो हो जाती है ना, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो इसको चैलेंज, ये भी एक चैलेंज है। आई एम जस्ट रनिंग थ्रू कस्टमर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन। अभी एक एग्जांपल दिया ना हमने, वो जैसे आपने कहा चाउमीन वाला, मैंने आपको बोला नॉर्मल टाइम में आपको पता होता है कि नहीं इसको कस्टमर को इस तरह से देंगे, ये सेटिस्फाइड हो, ये वापस मेरे पास आता रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई उसको वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में आगे जाके बात करे, लोगों को बताए, है ना। और जब हम ग्रोथ पे होते हैं, और जब वो वही वाली बात है कि भाई इतनी भीड़ है कि वो कह रहा है कि 250 रुपये ले रहा है और उस कह रहा है कि साइड हो जाए, तो उस टाइम पे कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं है फिर। लेकिन ये अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड टाइम जाने से पहले बंदा सोचेगा, एज यू सेड ना, कि कोई इज्जत ही नहीं है, ना प्रोडक्ट की, ना बंदे की, ना किसी भी चीज़ की। तो वहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब कभी भी अपने होम टाउन ट्रैवल करता हूँ, खाना खाने से ना मैं, मतलब मुझे डर सा लगता है। डर क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि भी मैं जो है 300-400 रुपये अपने डिनर के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उनके पास शर्त क्या है उनकी,
उनकी शर्त ये है कि मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि हाफ मिक्स वेज इज़ इनफ फॉर मी, या जो भी चीज़ है हाफ इज़ इनफ, एंड देन अगर मैं खाता ही 2 रोटी हूँ, मैं 2 रोटी लूँगा और बोलूँगा मेरा मुझे डिनर करना है। उनकी शर्त है हाफ हम सर्व नहीं करेंगे, आपको लेना फुल्ली पड़ेगा, आप चाहे खाओ उसको, चाहे लगाओ, जो मर्जी करो आप। तो वो उस चीज़ से ना, और उनकी, या फिर वो अगर आप उनकी वो थाली ऑर्डर करो, थाली में जो वो चीज़ है फिर जो आपको नहीं खानी है। तो अब इस उसमें ना फिर अपने को लगता है कि शाम को 7 बजे के आसपास यहाँ से जाओ तो यहाँ से खा के जाओ, फिर सुबह घर पहुँचो अपने और घर जाके खाओ। तो वो वाली बात, तो आप सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस है ना आपका, वो एक्सपीरियंस आपको उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, सर्विस को अवेल करने से रोकता है। तो जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस, बट एट द ग्रोथ स्टेज एज आई सेड, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया है, तो वो एक छोटा सा, मान लीजिए वो सर्ज है, छोटी सी टाइम की ग्रोथ है, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड हार्म योर बिजनेस फॉर लॉन्ग रन, बिकॉज पीपल विल कैरी दैट नेगेटिव इमेज, दैट मिसमैनेजमेंट विद देम। अरे नहीं, कुछ भी कहें, वहाँ नहीं जाना यार, बहुत बुरे हाल होते हैं, मैं गया हूँ लास्ट टाइम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब। दिस इज हाउ पीपल talk about your business, which is actually dangerous for business. How we can manage this, कैसे कर सकते हैं वो, again effectively address the customer services during the period of growth. Companies must invest in scalable customer support system, priorities customers, your employees training, उनको ट्रेन करो कि कैसे लोगों को डील करना है, क्या करना है, प्लस leverage the technology for efficient communication. टेक्नोलॉजी को आज की डेट में आपने देखा होगा, मैं तो खैर बड़े टाइम के बाद कल मैकडी गया था, बच्चे थे तो चलो पापा चलते हैं, चले गए उनके साथ, तो मैंने देखा उन्होंने वो बाहर, मतलब एक्चुअली बहुत टाइम के बाद गया, उन्होंने देखा कि वो सेल्फ ऑर्डर वाले वो लग गए हैं वहाँ पे, आपको खाली है ना, हाँ डिजिटल पेमेंट वाला, आप खुद से वहाँ पे ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या करना है। मैंने कहा यार वो क्यों है, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है ना, अभी टैक्स से भी नहीं है, पता ही नहीं है। मैंने तो बेटे को बोला भैया तुम जाओ, तुम्हें क्या करना है, मुझे, मैं तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे यूज टू जब हो जाएंगे तो इससे, और दूसरा हाँ यही बस, तो ये क्या, इसीलिए इसने कहा ना कि भाई लिवरेज द टेक्नोलॉजी। अगर जो टेक्नोलॉजी है उसको जब आप कस्टमर, लोगों को लगेगा ना आज थोड़ा सा लाइन लगे, कल को लगेगा अरे वो चलते ना, साला किसी से बात भी नहीं करनी, अपने आप ही ऑर्डर दो, ऑर्डर आप पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। Then actively gather and act upon the customer feedback. This is important. अगर आप अपने कस्टमर का फीडबैक लेते हो, उस पर काम करते हो, तो आपका काम आराम से हो जाता है। अगर खराब भी हुआ है ना तो आप उनको बताते हो, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, आप उनको बोलते हो कि सॉरी यू वर देयर विद अस फॉर 31st इवनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस एंड दैट वी कुड नॉट सर्व यू एज पर योर एक्सपेक्टेशन, प्लीज गिव अस चांस अगेन एंड वी मे उस तरह से हम जब कम्युनिकेट करते हैं। ये तो हमने पढ़े चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती हैं, ग्रोथ अपने साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। हाँ इसी से पूछ रहा हूं मैं, ग्रोथ के साथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती हैं, और किसके साथ, मेरे साथ हैं, ब्रॉडर मार्केट, आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी ग्रो कर रहे हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो सकती हैं, पहले आप कम प्रोड्यूस कर रहे थे अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग एज यू सेड, ग्लोबल रीच, एनहेंस्ड इनोवेशन, नई नई चीज़ें कर रहे हो आप, आपको नेगोशिएटिंग पावर भी मिलती है क्योंकि अब आपके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है ना। टैलेंट डेवलपमेंट, आप जहाँ पे चैलेंज था यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने ही बंदे को जो प्रमोट करके ये बनाओ, अरे ठीक है तुम यहाँ पे कर रहे हो ना, तुम यहाँ वाला छोड़ो, यू गो एंड हैंडल द पंजाब। आम आदमी पार्टी ने कैसे करा था ना कि इसको यहाँ से वहाँ भेज दिया किसी को, राघव गया था, कौन गया था, राघव चड्डा भेजा था इन्होंने, आम आदमी वालों ने, हाँ तुम जाओ, तुम पंजाब हैंडल करो। सी बड़ा नेता कैसा बनेगा जब बड़े मैदान में जाएगा, हाँ आप सीए वे तो नहीं कर रहे हो है ना, बोल रहे हैं क्या कह रहे, सीए कर ले,
हाँ, ये अभी मैं यही कह रहा हूँ, सीए पे बड़ा मतलब स्ट्रेस है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देन एक्सेस टू कैपिटल, जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजीज क्या है, हाउ वी कैन, एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूं। कॉन्टिन्यूस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोएक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट, रोबस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, कल्चर अडॉप्शन एंड कम्युनिकेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन। यहां पे मेरा जो स्लाइड हो गई खत्म। आज जो चीज़ हमने पढ़ी है, मैं ऐसा लगा मुझे पढ़ी, मैंने डिस्कस किया है। हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या चीज़ है, स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, ग्रोथ जब होती है तो क्या चैलेंजेस आती हैं, और जब ग्रोथ होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती हैं, और इस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज सुन लो आप लोग, क्या 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 कुछ सुना मैंने, ये करवा लो आप। पेपर मैंने बनाया होता तो मैं बता देता। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मोर और लेस यही होगा, नहीं होगा तो देखो, एक सीधी सी बात है, हमें सिंपल मेरा ना मानना एक चीज़ होता है, मैं रेगुलर जो मेरी क्लासेस हैं उसमें भी बच्चे पूरे साल मेरे को पूछते रहे, सर कौन सी बुक कौन सी बुक। एक्चुअली मैं इस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखता। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, कहीं से भी समझ लो। मैं ज़बरदस्ती का किसी का एक राइटर की किताब आपको बता दूंगा, और उस किताब में, क्योंकि आज ये सीबीएसई वाला सिस्टम तो है नहीं कि पूरी एक बुक में आपको सारी चीज़ें मिलने की है नहीं। ये तो क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ, तो ऐसे अगर आपको सारी चीज़ें, तो मुझे आपको 10 किताबें बतानी पड़ेंगी। बेस्ट ऑप्शन है सिलेबस ले लो, पॉइंट देखो कौन कौन से, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना, उसका एप्लीकेशन कैसे करना। देखो एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोग एमबीए का पेपर लिखने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता बाकी पेपर कैसे हो रहे हैं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दी स्केलेबिलिटी। नहीं, आपको सिनेरियो हो सकता है कि कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। ये मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बहुत बात करते हैं ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, या हम ये बात करते हैं इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा याद तो वो स्लाइड्स मैंने शेयर करी, उसमें पढ़ लेना, है ना। पॉलिसीज, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट, कस्टमर, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट, ये 5-6 सिनारियोज होते हैं। इन 6 सिनारियो से ही इकोसिस्टम बना हुआ है। ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं, these 6 components, they are constituting that ecosystem. अब इकोसिस्टम क्या है, इंडिया का इकोसिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप बताओ इसके, अगर मुझे पूछना है तो मैं किसी स्टार्टअप का नाम लूंगा कि आपको क्या लगता है कि, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, पेटीएम क्यों ग्रो किया, इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। ठीक है, एक एस्पेक्ट हो गया कि यार ऐसे ना, ये जो रैंडम जो हम फेंक रहे हैं ना, गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इकोसिस्टम की मैं बात करूँगा, अब बोलने मत दो मुझे, है ना, बूढ़ा आदमी यहाँ आके बोल रहा है तुम लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स, जिसकी वजह से पेटीएम जैसा स्टार्टअप जो है वो एकदम से ग्रो किया। सॉरी,
किसने बोला था शेयर लेने को फिर? एक चीज समझ रहे हैं आप? अब आप एक चीज, जब आप कोडिंग करना शुरू करोगे ना कि क्या क्या रीजन है, एक गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली ये चाह रही थी कि लोग जो है ना वो स्मार्ट उस पे आ जाएं, स्मार्ट पेमेंट पे आ जाएं, गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट था। सेकेंडली डीमोनेटाइजेशन जैसी एक चीज हो गई, ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी हुई। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो थैंक्स टू जियो हर किसी के पास स्मार्टफोन है। हमें और अगर हम देखेंगे ना ये जो डिजिटल पेमेंट वाला जो यूपीआई सिस्टम में ना हम लीड कर रहे हैं, लीड है ना, एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं हमारे, ठीक है। अभी मैं रिक्शे से उतरा हूँ, चेंज नहीं थे मेरे पास, रिक्शे वाले को मैंने कहा भैया पेटीएम कर दो, उसने नीचे लगाओ था क्यूआर कोड, ऐसे करके स्कैन करा मैंने, वहाँ पे उसके 30 रुपये दिए भाई, मैंने उसको खुश हो नहीं है। या वी आर यू नो वी आर एग्जाम्पल्स हैं हम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इकोसिस्टम एवरीथिंग वाज फेवरेबल फॉर दैट। डिमोनेटाइजेशन किया, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, पे करना था, पे करना कैसे करना है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई। गवर्नमेंट चाह रही थी ऐसा हो, लोगों के पास इंटरनेट था, इंटरनेट नहीं होता तब भी नहीं हो पाता, स्मार्टफोन नहीं होते तब भी नहीं होते, लोगों का थोड़ा सा लिटरेसी भी तो अगर सही नहीं होता, बहुत खराब ही होता तब भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं कि सब्जी वाला, चाय वाला, रिक्शे वाला हर कोई पेटीएम यूज कर रहा है या यूपीआई यूज कर रहा है, इट टुक टाइम। ऐसा नहीं है कि आज लॉन्च किया और अगले दिन जो है वो शुरू हुआ, वो कॉन्फिडेंस बनते बनते बना है। लेकिन वो सारी चीजें क्या है, एज एन होल अगर हम देखेंगे तो ये इकोसिस्टम है। उस वक्त उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए सारी चीजें कैसी थी, फेवरेबल थी, इसलिए वो ग्रो किया। एनालिटिकल होना जरूरी है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैंने पेटीएम का एग्जांपल लिया, ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो। उस चीज को ग्रो करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी हैं और वो इकोसिस्टम उन एलिमेंट्स को कैसे प्रमोट कर रहा है, यही अंडरस्टैंडिंग है। यू गेटिंग मी? तो आपको यह समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यह बोला जाता है कि कोई एक स्टार्टअप का नाम लिया, XYZ, फ्लिपकार्ट, Amazon, एनीवन, हाउ दे मैनेज देयर ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा ना कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ग्रोथ मैनेज करने में, तो उन्होंने वही सारी चीजें की। अगर मैं ये कहूं पेटीएम ने अपना ग्रोथ कैसे मैनेज किया, यही किया उसने, क्योंकि उसको जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें उसके पास फेवर में जाती गई। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस पेपर जो भी होंगे ना, ये या जिस तरह के हम ये कह रहे हैं कि पेपर का जो नेचर है हमारा, इस पेपर का नेचर ही ऐसा है। ये कैसा है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि प्रैक्टिकली आप जो है कैसे इसको कर सकते हैं। एक टॉपिक अगर आपको याद होगा, हमने डिजाइन थिंकिंग भी पढ़ा था, है किसी को याद? यहां तो मुझे इनाम घोषित कर देना चाहिए था कि जो बताएगा 500 रुपए है ना, मेरे बच जाते पैसे, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। हाँ देखो 500 रुपए देने के बाद बेसिकली आपको थोड़ा सा एक रिकैप हो जाएगा। डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, जब भी मैं एज अ फाउंडर, प्रोड्यूसर, हूसोएवर आई एम, मैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी सॉल्यूशन डेवलप कर रहा हूं तो यूज़र मेरे दिमाग में है। अगर आप लोगों को होगा याद तो वो याद करना, मैंने व्हील चेयर वाला वीडियो दिखाया था, है याद? दिखाया था ना? आप नहीं रहे होंगे। हाँ व्हील चेयर वाला वीडियो दिखाया था, आपने देखा होगा व्हील चेयर जो ना कैसे इवॉल्व होती गई, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई होती गई। आज जो व्हील चेयर है, जो शुरुआत में 1860 समवेयर दैट वाज स्टार्टेड दैट बैक, राइट? तो तब जो शुरू हुई थी और आज जो डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, क्यों वो कंटिन्यूसली ग्रो करी, उसका एक ही एक रीजन है, बिकॉज यूजर इज एट द सेंटर, कि यूजर को क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगेन, व्हील चेयर की जरूरत क्यों पड़ी थी? लोगों को एक जगह से, पेशेंट स्पेशली
बेड रिडन जो बंदा है उसको एक जगह से दूसरा, उस टाइम पे जो नॉर्मल चेयर है उसको व्हील लगा के उन्होंने वैसा करा, फिर देखा कि नहीं ये ऐसा है, फिर वो भी डिपेंडेंसी थी किसी पे कि कोई आएगा कोई लेके जाएगा, उन्होंने कहा कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते लेकिन उनके हाथ तो काम करते हैं, तो उनको उन्होंने सेल्फ ड्रिवन टाइप जो भी वो बनाया। फिर टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी उसमें डाल दी कि नहीं यार जब जोर क्यों लगाना, जब टेक्नोलॉजी से मोटर करके हम इसको कर सकते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जो भी इलेक्ट्रिक उसके साथ जो है बैटरी के साथ उसको जो उन्होंने ऑटोमेटिक उसमें बना के लेके आया कि ऐसे करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर आज की डेट में और चीज़ें आ गई कि यार मतलब सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही क्यों, कहीं पे चढ़ना है उतरना है वो भी, तो वो सारी चीज़ें वो क्या हो रही है, यूज़र क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उस यूज़र की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंज करना। अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज़र के बेसिकली कुछ नहीं है, इट स्टार्ट विद एम्पैथी। याद है आप लोगों को, एम्पैथी से शुरू होता है कि आप यूज़र के साथ एम्पैथाइज करो कि वो उसको क्या फील हो रहा है। किसी ने तो एम्पैथाइज किया होगा ना कि एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, जा नहीं सकता है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, इसलिए उसने उसको डेवलप करा। एम्पैथाइज करने के बाद क्या था, डिफाइन करना, डिफाइन के बाद था आइडिएट करना, आइडिएट के बाद था प्रोटोटाइप बनाना, और प्रोटोटाइप के बाद क्या था, टेस्ट करना। दीज वर द 5 एलिमेंट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अगर आपको कोई डिजाइन थिंकिंग के बारे में भी अगर कोई पूछेगा ना, तो आप इसको किसी एक सिनारियो में किसी एक जगह पे कैसे अप्लाई करोगे, उस तरह से पूछेगा कोई, है ना, कि भाई इस सेक्टर में इसमें डिज़ाइन थिंकिंग का एप्लीकेशन क्या हो, इस तरह से। मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग, उसके कंपोनेंट क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जब आप एप्लीकेशन समझोगे ना किसी भी कॉन्सेप्ट का, दैट विल दैट इज इनफ फॉर यू। अगर आप वो कर दोगे तो बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा, हमारा फर्स्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। बड़ा क्लियर है अपने को क्या चीज समझ आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। नाम में ही क्लैरिटी है। अब आपको प्रोसेस से समझना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस होता क्या है। वैसे जब आप प्रोसेस समझ जाओगे उसके बेस पे आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। फिर मुझे प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होता है वैसे, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंटररिलेटेड स्टेप्स होते हैं ना, ये किया फिर ये किया फिर ये किया, वो वाला मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ है। फिर हो सकता है कि कोई सिनारियो दे दे किसी कंपनी का, हमने ये बोला कि मान लो एक कंपनी रियल वर्ल्ड भी हो सकती है, एग्जाम्पल ले लिया कि यार ये कंपनी फेल क्यों हुई, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में कहाँ पे इसमें लैग था। या हम कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें कि यार वो बंदा जो है इतना सक्सेसफुल कैसे, आप उसकी जर्नी को एनालाइज करते हुए एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को डिस्क्राइब करो, बताओ। तो इस एंगल से सोचना, ऐसा नहीं कि भाई मैंने स्टेप पढ़ लिए ये होता ये होता, स्टेप तो पढ़ने हैं प्लस उसका एप्लीकेशन। प्लीज आई एम फोकसिंग एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको ना एमबीए में या जो हायर स्टडी है हमारी, यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड ही यही है कि आपने जो सीखा है ना उसको अप्लाई कैसे करोगे। कॉन्सेप्ट, मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, मुझे इस बात में इंटरेस्ट ही कोई नहीं कि आप में से मुझे जो है एंटरप्रेन्योरशिप की फलाने ऑथर ने क्या डेफिनेशन दी थी वो मुझे बता दो। मुझे क्या करना भाई वो जान के। मार्केटिंग को लेके XYZ किसने क्या बोला कैसे किया उसने डिफाइन करके डिस्क्राइब कर दिया, मुझे समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी मुझे सिंपली ये चीज़ समझना है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये ना एक स्किल है। इसको अगर आप एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे ना पास होने के लिए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
अगर आप इसको सिर्फ सिंपली एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो ना कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये पास करना है ना, आपने ना, मैं आई एम ब्लंटली टेलिंग ऑन योर फेसेस, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। फिर आप इसी चीज़ को अगर एक स्किल सेट की तरह पढ़ोगे ना, स्किल सेट की तरह, अभी भी जब आप पढ़ोगे ना, एग्जाम के लिए पढ़ोगे आप, आई एम श्योर, ऐसा नहीं कि भाई आप उठोगे और चले जाओगे लिखोगे, ऐसा नहीं करोगे, एग्जाम के लिए भी आप पढ़ोगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि आप अपने अंदर ना इस स्किल सेट को डेवलप कर रहे हो। I am not expecting, as I said earlier, I am not expecting कि people, those who are listening me or reading or those books, कि by the end of finishing that book you are going to start your venture. By the end of this conversation we are going to start a venture. No, at least we can start thinking like an entrepreneur. Entrepreneur कैसे सोचता है? पेन पॉइंट, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता, वो कहता है इसको सॉल्व कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या बनाए, इनोवेट कैसे करें। आप हर चीज़ को देखना सोचना शुरू करो ना। एक एग्जांपल हम देते हैं, ये जो साइकिल रिक्शा है, साइकिल रिक्शा से पहले शुरुआत की अगर हम बात करेंगे, इंसानों ने खींचा, ठीक है, फिर बाद में एनिमल्स लेके आए, फिर एनिमल्स के बाद थोड़ा सा मशीनी युग, व्हील आ गया, है ना, व्हील आया, फिर एनिमल्स आगे ऐड हुए, फिर ये साइकिल वाला सिस्टम हुआ, साइकिल वाले रिक्शे आए, फिर किसी ने देखा कि यार साइकिल में भी मतलब बंदे का तो लग ही रहा है, फिर वो मोटर जोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है। आप चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू करो ना कि यार आपको बताओ मैं अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। आप ये देखो मार्केट में क्या अच्छा है और उसको और अच्छा कैसे बना सकते हो। अगर ये कर लिया ना हमने, इस एंगल से सोचना भी शुरू कर दिया ना, वो भी काफ़ी है। डोंट टेक थिंग्स एज दे वर कमिंग टू यू, कि यार ये ठीक है, ये ऐसे ही होता है। ये जो लैपटॉप है, ये जो फ़ोन है, ये सारी चीज़ें, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ समवन्स इमेजिनेशन। ऐसे ही जब आप अपना इमेजिनेशन को, अपना क्रिएटिव माइंड को ऑन करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर हो। बिजनेस करना, बना के बेचना ज़रूरी नहीं है। बीइंग एंटरप्रेन्योरियल मीन्स you are ready to solve your problems, you are ready to solve the social problems, you are ready to face the problems. If you are doing that, you are entrepreneurial. यूनिट 2 है हमारा माइंडसेट और पर्सनैलिटी। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी है ना, है, आप लोगों को तो याद ही नहीं है यार, भाई गॉड, मतलब कब पढ़ोगे, डेट शीट आ गई, ये कब है हमारा, ये वाला पेपर कब है, 18 जैन को, हाँ हाँ जैन ही 18 को है। उससे पहले कितने दिन है आपके पास, भाई पहले पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को भाई, प्रॉमिस योर सेल्फ। वाई आई एम सेइंग, माइंडसेट और पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं ना, ये हमने पढ़ा तो है, मैंने अपना जो भी चैप्टर मैंने लिखा है उस बुकलेट में भी, ठीक है, उसमें जितना कोशिश है, ग्रोथ माइंडसेट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं उसमें। आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, रॉकेट साइंस है नहीं पूरा कोर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। ग्रोथ माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं, सक्सेसफुल, फेल्ड, जितने भी ये हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका माइंडसेट देखो ना। लिटरली अश्नील ग्रोवर है ना भारत पे, अगर ये बंदा इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने और जिस तरह से ये बात करता, लोग इससे बात ना करते, जो भी है, ठीक है, मैं तो फैन हूँ उसका, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, नहीं मुझे बड़ा सही लगता है, मतलब मुझे सही लगता है, क्योंकि उसको पता है मुझे बिजनेस कैसे करना है, क्या उसका जो प्राइमरी, इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। लेकिन मैं, आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उसका जो माइंडसेट है ना, अगर हम उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने जाएंगे ना, तब हम बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हम नॉर्मली बात करें, लोग बोलेंगे यार कैसा आदमी, ये कैसे बात करता है, अरे तू ये क्या कर रहा है, तू वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, किस तरीके से बात करता है वो। लेकिन अगर हम माइंडसेट की बात करें ना, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यार यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, व्हाई डोंट यू डू दिस। उसको लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग से उसको लगता है कि ये चीज़ वेस्ट है, नहीं करना है उसको, तो इसलिए वो ब्लंटली बोलता है।
इसलिए किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को माइंडसेट को समझना, उसको अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप भी वैसे ही बात करना शुरू करो, लेकिन हाँ सोचना समझना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ इसीलिए भाई रेवोल्यूशन लेके आया है वो, उसमें मानना पड़ेगा अभी वही। पता नहीं, मैंने तो वही देखा जिसने स्नीक रोबोट, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, लिटरली नहीं देखा। जरूरी थोड़ी है कि भाई अच्छा आदमी, बड़ा आदमी गलती नहीं कर सकता है, उसने भी गलती करी है, सीख भी लिया होगा उसने। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इसको भी मतलब ये भी एक टॉपिक है। टॉपिक तो सारे ही है आई गेस, 6 टॉपिक्स है, सारे 6 है ना, 6 चैप्टर है ना। हाँ हाँ देखो मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ जी, नहीं बच जाओ ना जा, क्या लग रही है? ट्रेन निकल जाएगी? ओ यार मैं घर छोड़ने नहीं आ सकता हूँ। थैंक यू, व्हाट्स योर नेम? नीरज। चलिए ठीक है, आज की वार्ता को यहीं ख़त्म करते हैं। और हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, रॉकेट साइंस है नहीं। हाँ कोई नहीं, अरे कोई नहीं, क्या करना? नहीं ना कोई नहीं, ये भी हमारे दोस्त है जो यहाँ तक रज़ाई में बैठ के सुन रहे हैं हमें, है ना, उनको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, गुरु मंत्र ये है, कॉन्सेप्ट पढ़ना, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा वो वाला एस्पेक्ट ज़रूर पढ़ना। हाँ बंद कहाँ से होगा भाई? अरे कहाँ से है ये, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे स्टॉप स्टॉप।